जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत कब आ जाए क्या पता, कब हमारा आखिरी पल हो क्या पता। थॉमस ग्रे ने ये बात तो सदियों पहले ही हमें बता दी थी अपनी पोयम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में। पोयम बोरिंग लगती है? रुक जाइए, क्योंकि ये स्टोरी जैसी सिंपल और हार्ट टचिंग है जो आपको जिंदगी का सच बताकर जाएगी। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक बहुत ही फेमस पोयम है जो थॉमस ग्रे ने लिखी थी अराउंड 1750 के टाइम में और पब्लिश हुई थी 1751 में। ये पोयम एक एलिजी है और एलिजी का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो किसी के डेथ पर या लॉस पर लिखी जाती है, जिसमें पोएट अपना दुख एक्सप्रेस करता है। लेकिन ये पर्टिकुलर पोयम, ये एलिजी किसी एक पर्सन के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि उन आम लोगों के लिए लिखी गई है जो एक छोटे से गांव के कब्रिस्तान में दफन है। अब चलिए समझते हैं इस पोयम के टाइटल का मीनिंग, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जैसे हमने समझा, एलिजी का मतलब एक दुख भरी पोयम जो किसी के डेथ या लॉस पर लिखी जाती है। रिटन का मतलब है लिखी गई। कंट्री यहाँ विलेज के एरिया के लिए यूज हुआ है, विलेज को कंट्री भी बोलते हैं। और चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान, जो चर्च के बगल में होता है, यानी वो जगह जहां लोगों को दफनाया जाता है। ये एक सैड पोयम है जो गांव के चर्च के कब्रिस्तान के पास लिखी गई है। पहले हम इस पोयम की थोड़ी सी समरी को समझ लेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एक शाम थॉमस ग्रे एक शांत विलेज के चर्चयार्ड के पास से गुजर रहे थे। सूरज ढल रहा था, हवाएं शांत थी और आसपास छोटी छोटी ग्रेव्स थी, छोटी छोटी कब्रें थीं। वो कब्रें गांव के आम लोगों की थी। थॉमस ग्रे वहां पर रुक गए और सोचने लगे, ये लोग भी कभी जीते होंगे, कभी जिंदा होंगे, इनके भी सपने होंगे, पर आज सब सो रहे हैं। उस शांत सी जगह पर खड़े होकर उन्होंने महसूस किया, जिंदगी और मौत के बीच एक बारीक सी लाइन होती है और उसी पल उनके दिल में एक पोयम जन्म लेती है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस पोयम का मेन मैसेज है, जिंदगी चाहे किसी भी इंसान की हो, फिर चाहे वो मिलियनर हो या बिलियनर या कोई गरीब सा आम इंसान हो, सबका एंड सेम होता है, डेथ। और डेथ के सामने सब इक्वल हो जाते हैं, रिच हो, पुअर हो या हो कोई फार्मर। सो ये पोयम हमें एक पीसफुल मैसेज देती है, जिंदगी की सिंप्लिसिटी को समझो और डेथ के ट्रुथ को एक्सेप्ट करो। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोयम को समझते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू यानी एक बेल जो शाम के टाइम में बजती थी। टोल्स यानी घंटी बजने की आवाज़। नेल यानी वो बेल जो किसी की डेथ पर बजाई जाती है चर्च में। और पार्टिंग डे का मतलब है दिन का ख़त्म होना, सनसेट का टाइम। तो पोएट कह रहे हैं, जब शाम होती है एक बेल बजती है, कर्फ्यू बेल, जो बताती है कि अब दिन ख़त्म हो रहा है, यानी शाम का वक्त है। ये बेल की आवाज़ एक दुखी म्यूजिक जैसी लगती है जो कह रही है अब दिन ख़त्म हो गया। द लोइंग हार्ट वाइंड स्लोलियर द ली। लोइंग हार्ट यानी गाय बैलों का चिल्लाना, वाइंड स्लोली यानी आराम आराम से घूमते हुए आगे बढ़ना, ली यानी कि घास का मैदान। तो पोइट कहते हैं, आवाज़ करती हुई गाय और बैलों का झुंड एक घास के मैदान में धीरे धीरे चल रहा है, आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वियरी वे। प्लोमैन यानी हल चलाने वाला किसान, होमवार्ड यानी घर की तरफ, प्लॉट्स यानी थके हुए कदमों से धीरे धीरे चलना, वियरी यानी थका हुआ। तो किसान पूरा दिन काम करके अब घर जा रहा है, वो बहुत थका हुआ है, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा है। लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है, डार्कनेस छा गई है और उस शांत जगह अंधेरे में सिर्फ पोएट अकेले रह गए हैं। यानी पोएट कह रहे हैं कि अब सब लोग घर जा चुके हैं, किसान भी चला गया, पशु भी लौट गए और पूरा दिन ढल गया है और सभी के जाने से इस वर्ल्ड में डार्कनेस छूटती जा रही है। चलिए इस स्टैंजा को रिवाइज करते हैं। फ्यू बेल बजती है जो बताती है कि दिन खत्म हो गया है। गाय बैल धीरे धीरे घास वाली जमीन से लौट रहे हैं। किसान पूरे दिन की मेहनत के बाद थका हुआ घर जा रहा है और जैसे ही सब चले जाते हैं अंधेरा छा जाता है, सिर्फ पोएट शाम की शांति में और डार्कनेस के बीच अकेले रह जाते हैं। नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। फेड्स यानी धीरे धीरे गायब होना।
ग्लिमरिंग यानी हल्की चमकदार रोशनी, और लैंडस्केप यानी दृष्टि या नज़ारा। तो पोइट कह रहे हैं कुछ देर पहले जो नज़ारा, जो लैंडस्केप चमकदार रोशनी में चमक रहा था, वो लैंडस्केप अब पोइट की आंखों के सामने धुंधला पड़ता जा रहा है। यानी रोशनी खत्म होती जा रही है, डार्कनेस फैल रही है, शाम हो रही है। ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स। सोलेम यानी गंभीर, शांत और सीरियस। स्टिलनेस मतलब बिल्कुल शांति। तो हवा में भी एक गंभीर शांति है, जैसे नेचर खुद चुप हो गया हो। अब पूरा माहौल शांत और सीरियस हो गया है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। सेव मतलब को छोड़कर। बीटल एक छोटा इंसेक्ट होता है। व्हील्स घूमते हुए उड़ना, और ड्रोनिंग का मतलब है धीमी लगातार आवाज़, बजिंग साउंड। तो पोइट कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर पूरी दुनिया शांत है, और वो चीज़ है बीटल, एक छोटा सा कीड़ा। वो कीड़ा शांत नहीं है, बल्कि अपनी धीमी बजिंग साउंड के साथ घूम घूम कर उड़ रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोल्ड्स। ड्राउजी यानी नींद से भरा हुआ, स्लीपी। टिंकलिंग हल्की सी घंटी या बेल जैसी आवाज़, और लल का मतलब है शांत कर देना। फोल्ड्स यानी जहाँ भेड़े या पशु रखे जाते हैं। थके हुए जानवरों के गले में जो घंटियाँ हैं वो बज रही हैं, क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं। दूर कहीं से भेड़ों की घंटियों की हल्की आवाज़ आ रही है, जो शांत और स्लीपी फीलिंग दे रही है। लल मतलब शांत कर देना। ये साउंड एक पीसफुल नाइट फीलिंग देती है। चलिए इस स्टैंजा को एक बार रिवाइज करते हैं। पोइट कहते हैं कि कुछ देर पहले जो लैंडस्केप चमक रहा था, वो अब मेरी आंखों के सामने ही फेड होता जा रहा है। हवा में एक गंभीर शांति है, सिर्फ एक बीटल की बजिंग साउंड आ रही है, जो घूम घूम कर उड़ रहा है, और दूर कहीं जानवरों की घंटियों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो अपने घर की तरफ जा रही है। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। सेव का यहाँ मतलब है कि सिवाय, को छोड़कर। यॉन्डर यानी कि थोड़ा सा दूर, लेकिन नज़र के सामने। आईवी बेल का प्लांट होता है जो दीवारों, टावर्स या ट्रीज पर चिपक कर ऊपर तक चढ़ जाता है। मेंटल्ड यानी कि ढका हुआ या कवर्ड। सो आईवी मेंटल टावर का मतलब है एक पुराना टावर जो पूरी तरह आईवी यानी कि बेल से ढक गया है। तो पोइट कह रहे हैं सब जगह शांति है, सिवाय उस पुराने टावर के जो आईवी यानी कि बेल से ढका हुआ है। द मॉपिंग आउल डस्ट टू द मून कंप्लेन। मॉपिंग यानी कि उदास और अकेला। टावर के अंदर एक उदास और अकेला उल्लू यानी कि मॉपिंग आउल बैठा है, जो चांद से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बाउल। वॉन्डरिंग यानी कि बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर घूमना। सीक्रेट बाउल यानी कि छुपी हुई जगह जहां वो रहता है। कौन रहता है? उल्लू। आउल उस आदमी से परेशान है जो उसके छुपे हुए घर के आसपास इधर उधर घूम रहा है, और वो आदमी और कोई नहीं है, खुद पोइट है, जिनके इधर उधर घूमने से आउल को डिस्टर्बेंस हो रहा है। मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रीन। मॉलेस्ट यानी परेशान करना, डिस्टर्ब करना। एंशिएंट यानी कि बहुत पुराना। सॉलिटरी यानी अकेला या लोनली। और रीन यानी कि राज या रूल। तो आउल को लगता है कि वो आदमी उसके पुराने अकेले रूल को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके राज को डिस्टर्ब कर रहा है। यानी आउल अपनी जगह में शांति चाहता है, और उसे कोई भी नहीं चाहिए अपने आसपास। पोइट बताते हैं कि पूरी शाम शांत है, बस एक पुराने आईवी से ढके टावर से उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है। उल्लू उदास है और चांद से जैसे शिकायत कर रहा है, क्योंकि एक आदमी उसके छुपे हुए घर के पास भटक रहा है, और वो आदमी उसके अकेलेपन को डिस्टर्ब कर रहा है। बीनीथ दोस रगेड एम्स दैट यू ट्रीज शेड। बीनीथ यानी नीचे, रगेड यानी रफ या खुरदुरा। एम्स एक टाइप का बड़ा पेड़ होता है। यू ट्री एक एवरग्रीन ट्री होता है, जिसे ज़्यादातर कब्रिस्तान के पास लगाया जाता है। तो उस पुराने रफ एम्स के पेड़ों के नीचे और उस यू ट्री की छाया में, जिसे अक्सर कब्रिस्तान के पास लगाया जाता था, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप। हीव्स यानी कि उठना या उभरना। टर्फ यानी घास और मिट्टी की लेयर, और मोल्डरिंग यानी धीरे धीरे सड़ना या खराब होना। हीप यानी कि ढेर। उस जगह पर मिट्टी के उभरे हुए ढेर हैं जो धीरे धीरे सड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे कब्रें हैं जहां लोग दफनाए गए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड।
नैरो सेल यानी छोटी जगह, यहाँ मतलब है कब्र से। फॉर एवर लेड यानी कि हमेशा के लिए सुला दिए गए, यानी हर आदमी अपनी छोटी सी कब्र में, अपनी नैरो सेल में हमेशा के लिए सो गया है। द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। रूट का मतलब है यहाँ पर सिंपल अनएजुकेटेड लोग। फोर फादर यानी पूर्वज, हैमलेट यानी छोटा गांव। तो पोइट कहते हैं ये सब छोटे विलेज के सिंपल और हार्ड वर्किंग लोग थे। उन्हें पोइट रूट कहता है, मतलब सिंपल अनएजुकेटेड पर ऑनेस्ट। और ये सब लोग शांत कब्रों में सो रहे हैं अपने छोटे गांव के कब्रिस्तान में। तो चलिए एक बार फुल स्टैंजा को रिवाइज करते हैं। पोइट बताता है कि उन पुराने एम्स और यू ट्री की छाया के नीचे गांव के सिंपल लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। मिट्टी उन कब्रों के ऊपर से उभर रही है और धीरे धीरे सड़ रही है। हर आदमी अपनी छोटी कब्र में हमेशा के लिए सो गया है। ये छोटे से गांव के पूर्वज हैं जो अब शांति से रेस्ट कर रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी यानी हल्की ठंडी हवा, इंसेंस ब्रीदिंग यानी सुगंध से भरी हुई। जब सुबह की हल्की ठंडी हवा चलती है तो वो बहुत खुशबूदार होती है, वो एक फ्रेश और पीसफुल फीलिंग देती है। लेकिन अब ये सब उन लोगों के लिए ख़त्म हो गया है। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड। स्वेलो एक छोटी सी चिड़िया होती है और ट्विटरिंग यानी कि छोटी छोटी आवाज़ें निकालना, चिड़िया का चहचहाना। स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी कि स्ट्रॉ से बना हुआ घोंसला। जो छोटी सी चिड़िया अपने स्ट्रॉ से बने घोंसले से चहचहाती है, उसकी आवाज़ भी अब उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो कब्रों में सो रहे हैं। द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न। श्रिल यानी कि तेज आवाज़, क्लेरियन ट्रम्पेट जैसी लाउड आवाज़, और इकोइंग यानी कि गूंजती हुई आवाज़। ना ही मुर्गे की तेज आवाज़ और ना ही किसी हॉर्न की गूंज उन्हें अब जगा सकती है। तो मुर्गे का बांकना भी उन्हें अब नहीं जगा सकता क्योंकि वो अपने कब्रों में सो रहे हैं। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। रोज यानी जगाना, लोली बेड यानी कि नीचा बिस्तर। यहाँ लोली बेड का मतलब है कब्र। कब्र को ही नीचा बिस्तर बोला गया है। अब कोई भी मॉर्निंग साउंड उन्हें नहीं जगा सकती क्योंकि वो अपनी कब्रों में, अपने लोली बेड में हमेशा के लिए सो गए हैं। चलिए इस स्टैंजा को रिवाइज करते हैं। पोइट कहता है कि अब गांव के लोग जो मर चुके हैं वो सुबह की खुशबूदार हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, मुर्गों का बाकना और हॉर्न की आवाज़ कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी चीज़ उन्हें नहीं जगा सकती। वो सभी अपनी कब्रों में हमेशा के लिए सो गए हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। ब्लेजिंग यानी कि तेज जलता हुआ, भड़कता हुआ। हाथ यानी कि चूल्हा। पोइट कहते हैं कि अब उन लोगों के लिए घर का चूल्हा फिर कभी नहीं जलेगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। बिजी हाउस वाइफ यानी कि घर का काम करने वाली पत्नी जो रोज़ काम में व्यस्त होती है। प्लाई यानी कि मेहनत से काम करना। इवनिंग केयर यानी कि शाम के काम, जैसे खाना बनाना, सब कुछ संभालना। तो अब उनकी हाउस वाइफ, अब उनकी बिजी हाउस वाइफ भी उनके लिए शाम के काम नहीं करेगी, उनकी केयर नहीं करेगी। नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। लिस्प यानी कि बच्चों का तुतलाना और सायर यानी कि फादर। तो अब कोई बच्चे अपने पापा के घर वापस लौटने पर उनके पास दौड़ कर नहीं आएंगे और ना ही अपने पापा के आने पर प्यार से तुतला कर बोलेंगे। उनकी खुशी भरी आवाज़ अब नहीं सुनाई देगी। और क्लाइम हिज नीज द एनवीड किस टू शेयर। क्लाइम हिज नीज यानी कि पापा की गोद या घुटनों पर चढ़ना। एनवीड यानी कि जेलस करना। तो वो बच्चे अब अपने पापा के घुटनों पर चढ़कर उनकी गोद में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब उनके फादर एक बच्चे को किस करेंगे तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाए, ये भी अब नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं इस कंप्लीट स्टैंजा को। पोइट कहते हैं कि अब इन मर चुके लोगों के लिए चूल्हा नहीं जलेगा। बिजी हाउसवाइफ अब उनके लिए काम नहीं करती है और बच्चे उनके आने पर दौड़कर उनकी गोद में चढ़ने की कोशिश नहीं करते। और पापा के एक बच्चे को किस करने से अब दूसरा बच्चा नाराज नहीं होता क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी है। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। ऑफन यानी कि अक्सर, बार बार। हार्वेस्ट यानी फसल काटने के टाइम। सिकल यानी कि हसुआ। पोइट कहते हैं कि गांव वाले लोग अक्सर झुककर हसुए से फसल काटते थे, यानी वो हार्ड वर्किंग फार्मर्स थे। देयर फरो ऑफन द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक। फरो यानी कि ज़मीन में खेती करने के लिए खींची गई लाइन, हल की लकीर। स्टबर्न यानी कि ज़िद्दी,
ग्लीब यानी मिट्टी या ज़मीन। तो वो अपने हल से ज़मीन की हार्ड मिट्टी को तोड़ देते थे और एक लाइन सी बन जाती थी। हाउ जॉकर्न डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड। जॉकर्न यानी कि खुश रहना, और टीम यहाँ पर एनिमल्स के लिए यूज़ हुआ है, ऑक्स या बैल जो हल खींचने के काम में आते हैं। अ फील्ड यानी कि खेत में। तो वो किसान बहुत खुशी के साथ अपनी बैलों को, अपनी टीम को खेत में ले जाते थे। खेत उनके लिए बस काम नहीं था, एक खुशी थी, एक जीवन का हिस्सा था। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक। बोर्ड यानी कि झुक गया, स्टर्डी यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रोक यानी कि एक जोर का वार। तो उनका मजबूत हथौड़ा या कुल्हाड़ी के वार से, या कुल्हाड़ी के एक स्टर्डी स्ट्रोक से वो जंगल के पेड़ तक गिरा देते थे, झुका देते थे। यानी उनकी ताकत और मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि प्रकृति भी उनके आगे झुक जाती थी। चलिए पूरे स्टैंजा को एक साथ समझते हैं। हंसुए से झुककर फसल काटते थे और अपने हल से ज़मीन की हार्ड मिट्टी को तोड़ देते थे। वो खुशी से अपनी बैल की टीम को खेत में ले जाते थे। उनका मजबूत हथौड़ा या कुल्हाड़ी के वार से जंगल के पेड़ तक गिर जाते थे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन यानी कि पावर और सक्सेस की इच्छा रखने वाले, मॉक यानी कि मजाक उड़ाना, और यूजफुल टॉयल यानी कि मेहनत भरा काम। पोएट कहते हैं कि बड़े सपने देखने वाले लोग यानी कि एम्बिशियस पीपल को इनकी मेहनत भरे काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन किसानों के मेहनत भरे काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। होमली जॉयज यानी कि घर की सिंपल खुशियाँ, डेस्टिनी यानी कि किस्मत, और ऑब्सक्योर यानी कि अननोन, छुपा हुआ। इनके सिंपल घर के सुख और अननोन डेस्टिनी का मजाक इन एम्बिशियस पीपल को नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। ग्रैंडियर यानी कि बड़ा आदमी, डिस्डेनफुल यानी कि नीचा समझकर देखना, अपमान करना। तो उन रिच या पावरफुल लोगों को इन किसानों को देखकर, इन किसानों की कहानी सुनकर नफरत भरी स्माइल नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। एनाल्स यानी कि कहानी। तो पोएट कहते हैं ये गरीब लोगों की छोटी और सिंपल जिंदगी रेस्पेक्ट के लायक है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पॉम्प ऑफ पावर। बोस्ट यानी कि शान करना, गर्व करना और अपनी तारीफ करना। हेराल्ड्री यानी कि राजवंश के निशान या फैमिली का सिंबल जो रॉयल लोग अपनी पहचान के लिए यूज़ करते थे। पॉम्प यानी कि दिखावा करना, और पावर यानी कि ताकत। तो पोएट कहते हैं कि अपनी शान और शौकत की डींगे मारने वाले और पावर का दिखावा करने वाले, एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ गिव। चाहे कोई कितना भी सुंदर हो या अमीर क्यों ना हो, ये सब भी एक दिन ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर। अवेट्स अलाइक यानी कि सबका इंतज़ार करती है। यहाँ पर मौत की बात हो रही है। इनएविटेबल यानी कि निश्चित, सर्टेन, और आर का मतलब है यहाँ पर डेथ का समय। तो पोएट कहते हैं कि डेथ तो एक निश्चित घंटे पर सबका इंतज़ार कर रही है, चाहे कोई रिच हो या पुअर, पावरफुल हो या सिंपल। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव। पाथ ऑफ ग्लोरी यानी कि शोहरत का रास्ता। ये लाइन दोस्तों सबसे फेमस है। फेम और ग्लोरी यानी शोहरत और सफलता के रास्ते भी कब्रिस्तान तक ही ले जाते हैं, यानी डेथ सबके लिए एक समान अंजाम है। चलिए एक साथ इस स्टैंजा को समझते हैं। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि शान, पावर, ब्यूटी और वेल्थ सब कुछ टेम्पररी है। डेथ एक निश्चित घंटे पर सभी का इंतज़ार कर रही है, चाहे कोई राजा हो या कोई गरीब हो, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। फेम और ग्लोरी के रास्ते भी कब्रिस्तान तक ही ले जाते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस पोएम के 9 स्टैंजास को डिटेल में समझा है। इस पोएम में टोटल 32 स्टैंजास हैं, काफ़ी लंबी पोएम है, तो इसके बाद 2 वीडियोस और बनेंगी और ये पोएम कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।